99% साबुन के अंदर चर्बी का उपयोग होता है। अब चर्बी वाला साबुन लगा के आप मंदिर जाते हैं, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे? तो आप साबुन छोड़िए, गौशालाएं उपटन बना रही है अंगराग के नाम से, अलग अलग नाम से, वो उपटन आप लगाइए। और कुछ गौशालाएं साबुन भी बना रही है कि अगर भाई आपको साबुन की आदत ही पड़ गई है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, तो उन्होंने बिना चर्बी के साबुन बनाए। बहुत जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी। आप नहाएंगे, आपको नहाने के बाद लगेगा कि एकदम आप फ्रेश हो गए। आपको ऐसी फ्रेशनेस ये चर्बी के साबुनों से नहीं आएगी। वो तो आर्टिफिशियल सुगंध और इसके कारण आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में आप भीतर से ताजगी महसूस नहीं करेंगे। ऐसे ही आप क्रॉकरी यूज कर रहे हैं, कभी देखा उस क्रॉकरी के ऊपर क्या लिखा है? आजकल तो वो क्रॉकरी बहुत महंगी बिक रही है और लोगों को शान लगता है, उसके पीछे लिखा रहता है बोन चाइना। बोन चाइना का मतलब क्या हुआ? बोन का मतलब ही होता है हड्डी। तो हड्डियों से पहले हम लोग चीनी मिट्टी उपयोग करते थे, वो चीनी मिट्टी अलग चीज है, वो तो मिट्टी है। बोन चाइना का मतलब ये हड्डियों से बना हुआ है। हड्डियों से बने हुए पात्र में राक्षस खाते थे। आपने देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि राक्षस हड्डियों के पात्र में अपना भोजन करते थे। तो हम भगवान का नाम लेते हैं, केवल नाम लेते हैं, और आचरण में राक्षसों का व्यवहार करते हैं। कभी सोचते भी नहीं क्या लेके आ गए हम अपने घर में उठा के। तो ये बोन चाइना से बनी क्रॉकरी का त्याग कीजिए। आजकल 5 स्टार होटल में ये होता है, इसलिए मैं तो कहता हूं 5 स्टार होटल में भी कभी भोजन का त्याग कीजिए। एकदम घटिया चीजें खिलाई जाती है, लेकिन हमें तो अपनी शान दिखानी है, हमें कोई फंक्शन करना तो वहीं करना है। हमारे लगभग सब पहचान वाले रिश्तेदार सब आजकल 5 स्टार में कराते हैं। मैं तो कभी वहां पानी तक नहीं पीता हूं, क्योंकि 5 स्टार के अंदर गाय का मांस भी परोसा जाता है। तो असुरों का इतना सुंदर, तो लंका थी तो भगवान को लंका को जला खत्म करने की जरूरत क्या थी? अगर हर चीज जो सुंदर दिखती हो वो दिव्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए आप चाय पी रहे हैं, कभी सोचा कि पत्ता दाना कैसे बन सकती? दानेदार चाय, कभी सोचा इस विषय में कि दानेदार चाय क्या होता है? चाय को पत्तियां तोड़कर उसको अधिकतर तो एक्सपोर्ट हो जाती है, या अमीर लोग उसको ले लेते हैं, जिसको ग्रीन टी कहा जाता है। बाद में जो पत्तियां, सूखी पत्तियां, डंडियां बचती है, उसको एकदम क्रश करके और एकदम पाउडर बनाया जाता है। ये इतना बारीक पाउडर होता है कि अगर आप छानने जाएंगे तो पूरा का पूरा निकल जाएगा। इसलिए उसको दाना बनाना होता है, और दाना बनाने के लिए कुछ बाइंडिंग एजेंट डालना होता है। और क्या बाइंडिंग एजेंट डाले? कोई केमिकल डालेंगे तो चलेगा नहीं। इसलिए उस चाय की पत्तियों पे गाय का खून स्प्रे किया जाता है उस पाउडर पर, और वह खून स्प्रे करके उसको दानेदार बनाया जाता है, और वह हम चाय पी रहे हैं। एकादशी है, चाय पी रहे हैं। नवरात्र है, चाय पी रहे हैं। और बोलते क्या है? हमारा तो नवरात्र का उपवास है, हमारा तो एकादशी का उपवास है। हम कहां फंस गए हैं, कितनी बुरी तरह से, इसके ऊपर हम सोचें। उसकी जगह हमारे दुनिया भर के काढ़े, अभी तो ये लॉकडाउन के पीरियड में हम कई प्रकार के काढ़े बनाना सीख गए। गर्मी का मौसम होता है तो आप जीरे का, धनिया का, सौंफ का, इलायची का ऐसा काढ़ा बना सकते हैं। बरसात का मौसम है तो सौंठ का, थोड़ा दालचीनी, हल्दी, इन चीजों का काढ़ा बना सकते हैं। सर्दी के दिन है तो आप लौंग का, अदरक का, काली मिर्च का, इस प्रकार के काढ़े बना सकते हैं। हजारों प्रकार के काढ़े बना सकते हैं। आपके घर में क्या है उससे आप काढ़ा बना सकते हैं। गर्मी में ठंडा काढ़ा, ठंडी में गर्म काढ़ा। गाय के दूध से काढ़ा बना सकते हैं। चाय का उपयोग यानी अपना बौद्धिक दिवालियापन, कि हमें आता ही नहीं कुछ बनाना।
हजारों प्रकार के काढ़े नहीं आते हमको, एक चाय बनानी आती है। और इस चाय के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ऐसी कोई भी चीज जो गाय की हत्या से बनी है, हमारी सरकारें उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा रही, क्योंकि गो हत्यारे उनको फंडिंग करते हैं। उनको इलेक्शन लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए ये गो हत्यारे देते हैं, इसलिए हमारी सरकारें उनके सामने झुक जाती है। तो हमें ही करना होगा, जनता को, सरकार के भरोसे नहीं चलेगा। सरकार को वोट चाहिए, इसलिए गोरक्षा की बातें करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करने वाले। तो हमें अपने दैनिक जीवन में, हम कारें खरीद रहे हैं, महंगी महंगी कारें, कभी सोचते हैं वो महंगी कारें के अंदर लाख लाख रुपए के चमड़े के कवर लगे हैं, और उन कारों के अंदर बैठकर हम मंदिर जाते हैं, उन कारों के अंदर बैठ के हम पंडित जी को घर पे ले आते हैं कि आइए हम अनुष्ठान करवा रहे हैं। थोड़ा सोचिए सही कि क्या कर रहे हैं। आज गाय के गौशालाएं, गोपालक सैकड़ों प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आ सकते हैं। गौशालाएं शैम्पू बना रही है, गौशालाएं फेस, क्या बोलते हैं उसको, फेस पैक, फेस वॉश, फेस पैक, ये गौशालाएं बना रही है। यानी आपको जो कॉस्मेटिक्स चाहिए वो गौशालाएं बना रही है। आप उन गो हत्यारों को पैसा दे रहे हैं। आप गाय के लिए दान मत दीजिए अगर आपकी इच्छा नहीं है। आप ये प्रोडक्ट खरीदिए तो जो पैसा गो हत्यारों को जा रहा था वो पैसा गोपालकों को चला जाएगा, गोपालकों के पास जाएगा तो गाय पल जाएगी, गो हत्यारों के पास जाएगा तो गाय कटेगी। और एक चीज समझ लीजिए, मारवाड़ी लोग पूरे देश में फैल गए, खूब नाम हुआ उनका। क्यों हुआ नाम? क्योंकि जब पहले लोग मारवाड़ छोड़कर, राजस्थान छोड़कर बाहर निकल रहे थे तो वो डाकुओं का जमाना था। उन्हें लगता था अगर हम बिजनेस करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो धन लेके निकले तो क्या होगा, डाकू लूट लेंगे। तो वो धन लेके निकलते नहीं थे, ऐसे ही निकल जाते थे, 1 रुपया भी जेब में नहीं, और व्यापार करने चल दिए। लेकिन ये मारवाड़ी सफल कैसे हुए? तो उसका पता करते करते पता चला कि जब भी कोई मारवाड़ी व्यक्ति व्यापार के लिए बाहर निकलता था तो गौ माता को अपने बिजनेस का 5-10% का पार्टनर बना के निकलता था। और इसलिए जहां गए व्यापार में खूब फलते फूलते चले गए। आज कोई शहर गांव ऐसा नहीं है कि जहां किसी मारवाड़ी ने कोई हॉस्पिटल खड़ा नहीं किया हो, जहां किसी मारवाड़ी ने कोई स्कूल कॉलेज खड़ा नहीं किया हो। ये पैसा वो मारवाड़ से लेके नहीं आए थे, ये वहां की जनता से ही उन्होंने कमाया, वहां पर ही कमाया और उसी से वो खड़ा किया। गाय के गोबर के अंदर, शास्त्र कहते हैं, गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास है। जिसके गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास है वो स्वयं साक्षात महालक्ष्मी है। तो हम कोशिश करें कि हम गाय से जुड़े। जितना हम गाय से जुड़ेंगे उतना हमारे जीवन में समृद्धि आएगी, और यह समृद्धि सुख देने वाली आएगी। आप देखिए, लक्ष्मी चंचल है, उल्लू पे बैठती है और उल्लू रात को उड़ता है। पहले दिन लोग शेयर मार्केट में घूमने वाले लोग पहले दिन करोड़पति होते हैं और एक रात के अंदर रोडपति हो जाते हैं। लक्ष्मी जी उड़ गई, लेकिन लक्ष्मी जी रहती कहां पर है? तो कहते हैं लक्ष्मी जी गोबर के अंदर रहती है। तो लक्ष्मी जी का वास गोबर में है। गोबर उनका घर है, धर्मशाला नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी गोबर के अंदर रहती है। अगर हमारे घर के अंदर गोबर का किसी भी रूप में, चाहे वो दंत मंजन के रूप में आए, चाहे एंटी रेडिएशन चिप के रूप में आए, अभी आप ये जो पीछे कलर देख रहे हैं, अभी प्रयोग पूरा नहीं हुआ, हमने गोबर का कलर करने का प्रयोग किया है। तो गोबर से आप घर को कलर कर सकते हैं। और उसका, अच्छा ये केवल पीला रंग दिख रहा है, ऐसे हमने और भी कोशिश कर रहे हैं, हरा, लाल, नीला, हर प्रकार का कलर हो सकता है।
ये गोबर के साथ किया हुआ है प्रभु? हाँ, ये बिल्कुल गोबर से, और इसलिए इसमें गोबर और गोमूत्र दोनों का उपयोग हुआ है। अच्छा। और यह कलर 10-10 साल तक टिका रहता है। पहले भी हम अपने घरों को लिपते थे, लेकिन वो घर लिपते थे, उसको हर 2-3 महीने के बाद लिपना पड़ता था। लेकिन एक बार इसको कर दिया तो 10 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो यह प्रयोग हमारा चल रहा है, कुछ जगह पर सफल हुआ है, इसलिए हमने कहा इसको और अलग कई प्रकार के रंगों के साथ करेंगे इसको। मेरे घर पर गोबर का कलर लगा हुआ है, और कल एक पेंटर आया था मेरे घर पे। उसने कहा कि मैं इतना पेंटिंग करता हूं, लेकिन यहां जो सुकून मिल रहा है ऐसा सुकून कभी नहीं मिला। और वो मुस्लिम व्यक्ति, सलमान नाम है उसका। वो कह रहा था कितना सुकून लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये। बोले मुझे ये सिखा दो, मैं पूरे मुंबई में खूब सब जगह गोबर का कलर कर दूंगा, सबको बताऊंगा। चलो मुझे बुलाइए आप, मैं सीखना चाहता हूं। तो एक अलग वाइब्रेशन। और आज जो घर घर में वाईफाई वगैरह हो गए हैं, इससे जो रेडिएशन का खतरा बढ़ रहा है, अगर हम अपने घर में गोबर का कलर लगाएं तो उससे बहुत कई हद तक बच सकते हैं। तो गाय, आज देखिए हम बुरी तरह से फंसे हैं। सबसे पहले आया हाइब्रिड सीड, जीएम सीड दिखाया गया, देखो आपका टमाटर इतना होता है, लेकिन अगर आप हाइब्रिड टमाटर यूज करते हैं इतने सारे टमाटर हो जाएंगे। किसान उसके बहकाव में आ गए, उनके चित्र देख देख के, और इतने टमाटर, चलो ले आओ। फिर लेके आए, फिर बोला इतने टमाटर तो हो नहीं रहे, क्या बात है? तो बोला तुमने यूरिया तो डाला नहीं इसमें, फर्टिलाइजर तो डाला नहीं इसके अंदर, फिर कैसे हो गया? तो उसने फर्टिलाइजर डालना शुरू किया। तो पहले सीड लॉबी ने फंसाया, फिर बाद में फर्टिलाइजर लॉबी आ गई। फिर फर्टिलाइजर डालने के कुछ समय तक तो उसको ठीक लगा, फिर बोला भाई ये टमाटर तो हो रहे, लेकिन इसमें कीड़े बहुत लग रहे हैं, ये कीड़े क्यों लग रहे हैं इतने? हमारे देशी टमाटर पे तो कीड़े नहीं लगते थे। तो बोले नहीं तो इसके लिए पेस्टिसाइड डालो ना तुम। तो पेस्टिसाइड लॉबी यानी केमिकल लॉबी घुस गई, किसान उसका गुलाम हो गया। अब ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करना शुरू किया, उसके बाद जमीन एकदम कड़क हो गई। अब बैलों से खेती बंद हो गई, क्योंकि बैल इतना खींच ही नहीं पाते थे। बोले अब क्या करें भाई? तो बोले ट्रैक्टर ले आओ, ट्रैक्टर से खेती करो। तो ऑटोमोबाइल लॉबी घुस गई, उसने और जकड़ लिया किसान को। अब ट्रैक्टर चलेगा किससे? घास से तो चलने वाला नहीं, उसको डीजल चाहिए। तो फिर डीजल यानी पेट्रोलियम लॉबी घुस गई, और पेट्रोलियम लॉबी घुस गई, किसान उसका भी गुलाम हो गया। अब इस प्रकार से जो खेती होने लगी, उससे फसल कमजोर होने लगी, उस पर पेस्टिसाइड छिड़कने लगे, और वो हम लोग खाने लगे। जब हम खाने लगे तो क्या हुआ? रोग, बीमारियां होने लगी। तो दुनिया भर की दवाइयां आ गई, फार्मास्यूटिकल लॉबी घुस गई। और जब फार्मास्यूटिकल लॉबी घुसी और बड़ी बड़ी बीमारियां, गए तो छोटी बीमारी का इलाज करवाने, उन्होंने उसका इलाज किया और बदले में 4 बड़ी बीमारियां डाल दी शरीर में। तो भय लगने लगा, तो इंश्योरेंस लॉबी घुस गई। अब आप देखिए कि कैसे बुरी तरह से हमको फंसाया गया है। केवल किसान नहीं फंसा है, पूरी देश की जनता फंस गई है। और किसी गवर्नमेंट की ताकत नहीं है कि वो हमको इससे निकाल सके। हमारे शास्त्रों में आता है कि जब जब पृथ्वी पर संकट आया, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और भगवान के पास कहीं पालन करता, विष्णु के पास। आज फिर से संकट आ गया है, और गाय जो है, कभी पृथ्वी जो है कभी हाथी के रूप में, घोड़े के रूप में नहीं गई, हमेशा गाय के रूप में गई। इसका मतलब है गाय जो है ये प्रकृति की पूर्ण प्रतिनिधि है। तो हमें प्रकृति से असुर ने दूर किया है। अगर हमको फिर से प्रकृति की ओर लौटना है तो हमें गाय की शरण लेनी होगी। पहले किसान गोमूत्र के अंदर बीज को भिगाते थे और गोबर के साथ उसे जमीन में डाल देते थे, तो बहुत बढ़िया बीज होते थे, बहुत बढ़िया फसल होती थी। गोबर से खेती करते थे। आजकल लोगों को कई अपने भक्तों ने कुछ प्रयोग किया, 1 किलो गोबर से 30-30 किलो खाद। और ये तो पुरानी बात होगी, अब तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। थोड़े से गोबर से आप पूरे जमीन को फर्टाइल कर सकते हैं।
केवल एक गाय और 2 बैलों के गोबर से 1 एकड़ जमीन समृद्ध हो सकती है। 30 एकड़, रोज 1 एकड़ समृद्ध हो सकती है, यानी 30 दिन में 30 एकड़, फिर आप 1 महीने के बाद फिर डालिए। केवल एक गाय के गोबर और 2 बैल के। तो इसलिए अगर ये कहते हैं कि भाई यूरिया बहुत जरूरी है, ये सब बकवास है, वो सब उनके चंगुल में है सरकार, इसलिए वो कहती है इस बार गाय के गोबर से हो सकता है। जो पेस्टिसाइड है उसकी आवश्यकता गोमूत्र से खत्म हो सकती है। खूब इस पे भी आविष्कार हो गया है, तो यह भी हो सकता है। और उसके बाद बैलों से अगर खेती होती है तो बैलों से जहां खेती होती है वहां बहुत कम कीड़े लगते हैं, तो ट्रैक्टर की भी आवश्यकता नहीं है। ट्रैक्टर तो डीजल खाएगा, कुछ देगा नहीं। बैल तो बेकार का चारा खाएगा, घास खाएगा, और बदले में बहुत कीमती सोने के समान जिसमें लक्ष्मी का वास है ऐसा गोबर देगा। यह गोबर अंतरिक्ष की ऊर्जा को खींचेगा और खींच करके अपनी धरती को देगा। जबकि पेट्रोलियम तो क्या है कि धरती के भीतर जो ऊर्जा थी उसी को आपने निकाली है बाहर और उसको बाहर फेंक रहा है। बैल अपने सींगों से ऊर्जा को खींचेगा, अपने खुरों से धरती को देगा। इसीलिए हमारे यहां पर 2 शब्द हैं, खेती और कृषि। कृषि, खेती शब्द का अर्थ खेती शब्द खेत से बना है, खेत क्षेत्र से बना है, और क्षेत्र का संबंध केवल भूमि से है। जबकि कृषि शब्द कृष्ण से बना है। कृष्ण का अर्थ होता है खींचना। कृष्ण से कृष्ण बना है, जो सबको अपनी ओर खींचे। तो बैल अंतरिक्ष की ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश में अपने सींगों से खींचते हैं और अपने खुरों से धरती को देते हैं। और आप देखिए, एक अनुसंधान हुआ है, गोमूत्र के अंदर, गाय के घी के अंदर स्वर्ण अंश मिला है, सोना मिला है। अब ये सोना कहां से आया? जो घास गाय खाती है वही घास भैंस भी खाती है, वही पत्तियां बकरी भी खाती है, वही ऊंट भी खाते हैं, दूसरे जानवर भी खाते हैं। उनके गोमूत्र में, उनके दूध में सोना क्यों नहीं मिला? अगर सोना घास में था, पत्तियों में था, चारे में था, तो सबके गोबर गोमूत्र में आना चाहिए। तो उनके गोबर गोमूत्र में ये क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि वह गोबर गोमूत्र नहीं, मलमूत्र है। गाय के क्यों है? इसका मतलब है कि गाय के शरीर के अंदर सोने का निर्माण हो रहा है। कॉपर को अगर सोना बनाना हो, तांबे को अगर सोना बनाना हो, तो केमिकल रिएक्शन से नहीं बन सकता है। तांबे को अगर सोना बनाना हो तो एटॉमिक रिएक्शन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब हर गाय के अंदर एटॉमिक रिएक्शंस हो रहा है। वो घास के माध्यम से तांबा खाती है और उसे सोने के रूप में हमें दे रही है। एक एक गाय एक एक एटॉमिक रिएक्टर है। अब आप सोचिए उससे कितना हमको मिल रहा है, और हमारी सरकार बिल्कुल लापरवाह है। गाय बचाने में उसका कोई रुचि नहीं। कानून बना रही है, कानून बनाती है यहां गाय, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने में 1% भी इंटरेस्ट नहीं। 1% भी। झूठे आंकड़े, हमने इतना गौशाला को दिया, कहां दिया? कागजों में दिया। किन गौशाला को दिया? गौशाला में गाय रखती है, गाय तो गोपालकों के पास रहती है, लेकिन गोपालकों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एक तरफ हमको दिखावा करती है और दूसरी तरफ स्लॉटर हाउस को अलग अलग प्रकार की सब्सिडी देती है। मशीनरी पे सब्सिडी, पैकेजिंग पे सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसलिए अब जनता को जागना होगा। सरकार के भरोसे गाय नहीं बच सकती, और गाय नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे और हमारी संतानें भी नहीं बचेंगी। इसलिए आज का सबसे बड़ा धर्म जो है वो गोरक्षा है। मंदिर के अंदर आप चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे हैं, चलेगा। बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं चढ़ा रहे हैं, लेकिन गाय को बचाने वाले उंगलियों पे गिनने लायक लोग हैं। मैं कुछ
बोल नहीं पा रही हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद ऐसा ज्ञान प्रदान करने के लिए। और मेरे दर्शक जो है वो इस इंटरव्यू को सुन के मैं इतना आशा करती हूँ कि सब गाय से जुड़ेंगे और गौपालक जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उन्हीं को अपने डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। यही आशा से ये इंटरव्यू को आराम देते हैं। जय गौ माता, जय गौ, जय गोपाल। जय गोपाल।